हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एक कॉन्सेप्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। TTWS टीम जो है, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष की पूरी टीम जो है, एक कॉन्सेप्ट सीरीज भी लेके आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्रोटीन टारगेटिंग पर न्यूक्लियस होगा। देखिए, ये मेरा एक आइडिया है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि 10 मिनट की क्लास होगी। बट अब वो टोटल 10 मिनट की होती है, 10 मिनट से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे बेयर कर लीजिएगा। बट मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा कोशिश ये रहेगा, तो मेरा जो कंसेप्ट है वो ये रहेगा कि मैं आपको इस सेशन के अंदर जो है प्रोटीन टारगेटिंग टू न्यूक्लियस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। मैंने सोर्स उठाए हैं आपके, जो है, किस किस किताब से। सबसे पहले तो मैंने आपका ब्रूस एल्बर्ट्स की किताब उठाई है, और नेक्स्ट तो मैंने आपकी लॉडिश की किताब से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं अगले वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। ओके। तो देखिए, ये कुछ टिपिकल सिग्नल सीक्वेंसेस हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, तो इम्पोर्ट जो सिग्नल सीक्वेंस है दैट इज हाईली रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। इनफैक्ट लाइसिन सबसे ज्यादा होता है। और जो एक्सपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस है उसमें ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से हाइड्रोफोबिक हैं। राइट। हाइड्रोफिलिक इनमें से कोई भी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, न्यूक्लियस जो है वो अपने आप में एसिडिक इन नेचर होता है। राइट। इसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि न्यूक्लियस अपने आप में एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब उसमें से इंपोर्ट करने के लिए कोई चीज आएगी तो उस चीज को बेसिक होना पड़ेगा। इसीलिए ये बेसिक अमीनो एसिड्स काफी हाई प्रोपोर्शन में जब इंपोर्ट के थ्रू आता है, तो इसमें हाई प्रोपोर्शन में आपको बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन, अर्जिनिन मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए आपको इस तरह का सीक्वेंस देखने को मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। तो आज हम जिस बात के बारे में बात करेंगे वो होगा साइटोसोल से न्यूक्लियस। ये अगेन आपकी ब्रूस एल्बर्ट्स के बुक से उठाया गया है। न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर इम्पोर्टेंस, ये कुछ इम्पोर्टेंस है ए और बी कैटेगरी के। ये न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स हैं जो डिफरेंट कार्गो प्रोटीन्स को बाइंड करते हैं। कार्गो प्रोटीन 4 रिक्वायर्स एन अडाप्टर प्रोटीन टू बाइंड टू इट्स न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये वाला जो कार्गो प्रोटीन 4 है, ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एंड इट रिक्वायर्स अ अडाप्टर प्रोटीन। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका कार्गो 4 हो गया, ये आपका न्यूक्लियर इंपोर्ट अडाप्टर प्रोटीन हो गया, ये इंपोर्ट अडाप्टर रिसेप्टर हो गया। राइट। इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की। राइट। एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो डायग्रामेटिकली ये कुछ डायग्रामेटिकली ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें साइटोसोलिक फाइबर्स होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, स्कैफोल्ड न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, डिसऑर्डर्ड रीजन ऑफ चैनल न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये किसके बने हुए होते हैं आगे हम बताएंगे आपको। एक न्यूक्लियर बास्केट होती है और मेम्ब्रेन रिंग प्रोटीन्स होती है। राइट। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेजेस हैं। ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कुछ कुछ इस तरह से दिखता है। राइट। ये देखिए, ब्रूस एल्बर्ट्स में बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है इसको। तो ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये पूरा अरेंजमेंट है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। वो एक ही स्लाइड पे दोनों चीजें नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने इसको, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिया है। प्लीज पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ओके। तो ये आपका आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम लॉडिश। ठीक है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब हमने जो जो पहले पढ़ा है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास यहाँ पे। देखिए, साइटोसोलिक फिलामेंट्स हैं, एफजी न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, एफजी रिपीट्स होते हैं इसमें। फिनाइल एलेनिन और ग्लाइसिन के रिपीट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स होते हैं, जो वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये कुछ कुछ आपको वाई शेप के दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली वाई शेप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वाई शेप के होंगे। उसके बाद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर लमाइना है,
न्यूक्लियर बास्केट है और टर्मिनल रिंग है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ये वाई कॉम्प्लेक्सेस है। ये देखिए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये आपके वाई कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये देखिए, ये कुछ कुछ वाई की शेप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये एफजी न्यूक्लियर पोरिन है, जो कि एफजी रिपीट हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखिए, न्यूक्लियर पोरिन में वो पूछेगा कि क्या सिर्फ एफजी पाया जाता है? नहीं, उसमें एफजी भी पाया जाता है, उसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी पाया जाता है। एंड मैट्रिक्स ऑफ द एफजी रिपीट्स इन सेंट्रल चैनल ऑफ द पोर, मैट्रिक्स में पाया जाता है एफजी रिपीट। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप्स फ्रॉम द लार्ज न्यूक्लियर ऑफ xenopus oocyte। xenopus क्या होता है? सॉरी, xenopus क्या होता है? xenopus एक तरह का, हाँ, जिस कैटेगरी में आपका फ्रॉग वगैरह आता है, फ्रॉग टोड वगैरह आता है, उसी कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म होता है। विजुअलाइज बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM। ठीक है, अब इसमें टॉप व्यू ये सब तो आपको पता ही है, ध्यान से देखते हैं। Cutaway model of the nuclear pore showed complex showing major structural features formed by membrane न्यूक्लियोपोरिन, स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन एंड एफजी न्यूक्लियोपोरिन। तीन तरह के होते हैं, एक मेम्ब्रेन होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक एफजी न्यूक्लियोपोरिन होता है। 16 कॉपीज ऑफ वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। 16 कॉपीज ऑफ द वाई कॉम्प्लेक्स। जब आप ब्रो सेलबर्ट्स में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नंबर डिफरेंट है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाई कॉम्प्लेक्स की बहुत सारी कॉपीज होती हैं, जो कि एक मेजर स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड बनाती है nuclear pore complex का। The three-dimensional structure of the Y complex is molded into the pore structure. No two-fold symmetry across the double membrane on the nucleus and eight-fold rotational symmetry around the axis. ये बात ध्यान रखने वाली है। दो फोल्ड सिमेट्री है अक्रॉस द डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में दो फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है और एट फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री फाउंड होती है एक्सिस पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट वाइज में सवाल बन सकता है। The FG nucleoproteins have extended disordered structure that are composed of the repeats of sequence phenylalanine and glycine interspaced with hydrophilic regions, जैसे कि अभी पहले समझाया था। The FG nucleoproteins are the most abundant in the central part of the pore and are taught to fill the central channel with the gel-like matrix. ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक जो पार्ट था वो कंसेप्ट वाला नहीं था, वो थोड़ा स्ट्रक्चरल पार्ट था, उससे पार्ट सी में सवाल पूछेगा, पर यहाँ पे आपका कंसेप्ट इन्वॉल्व है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रैन जीडीपी एंड रैन जीटीपी। लोकलाइजेशन ऑफ रैन जीडीपी इन द साइटोसोल, ये देखिए साइटोसोल है, रैन जीडीपी in the and the RAN GTP in the nucleus results from the localization of two regulatory proteins. ठीक है, RAN GTP आपका न्यूक्लियस में है, RAN GTP साइटोसोल में is located in the cytosol। and अब देखिए, RAN GTPase activating protein, GTPase activating protein is located in the cytosol। Remember, RAN GTPase activating protein, GTPase activating protein का मतलब क्या है? जो GTP को तोड़े। तो RAN gap is activated in the cytosol, ठीक है, is located in the cytosol and RAN RAN GEF यानी guanine nucleotide exchange factor GEF is in the nucleus। ये क्या काम करता है? ये ADP को ATP में चेंज करता है, राइट? याद आया? हाँ, binds to the chromatin and therefore is located in the nucleus। तो RAN gap कहाँ पाया जा रहा है? साइटोसोल में। RAN GEF कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस में। इतना कंसेप्ट याद है? क्लियर है? आगे चलते हैं। RAN GDP is imported into the nucleus by its own import receptor, which is specific to the GDP bound conformation of the RAN. The RAN GDP receptor is structurally unrelated to the main family of nuclear transport receptor. However, it also binds to FG repeats in the NPC channel nucleoporins। ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला वाला है। अब आते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए क्या हुआ,
न्यूक्लियर इंपोर्ट में क्या हुआ? प्रोटीन विद न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो कि रिच है इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर लगा, ये प्रोटीन के साथ ये बाइंड हो गया, रैन जीडीपी डिसोसिएट्स फ्रॉम द रिसेप्टर, ठीक है, ये रैन जीडीपी उससे डिसोसिएट हो गया, अब ये अंदर की तरफ आया, ठीक है, और ये यहाँ पे कार्गो के साथ अंदर की तरफ आया, रैन जीडीपी इस कार्गो इज डिलीवर्ड टू न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। अगेन रैन जीडीपी बाइंड्स टू द रिसेप्टर, प्रोटीन विद न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन्स है, राइट, ये ऐसे बाइंड किया और यहाँ पे कार्गो इज डिलीवर्ड टू साइटोसोल, ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, समझते हैं हाउ जीडीपी हाइड्रोलिसिस बाय रैन द साइटोसोल प्रोवाइड्स डायरेक्शनलिटी टू द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट मूवमेंट थ्रू द एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर और लोडेड nuclear transport receptors occurs along the FG repeats displayed by the certain NPC proteins. The differential localization of RAN GTP in the nucleus, RAN GTP nucleus में है, and RAN GTP in the cytosol, RAN GTP cytosol में है, provides the directionality, red arrows to both the nuclear import, ठीक है, इसी तरह से, and nuclear export. RAN gap stimulates the hydrolysis of GTP, produce RAN GTP on the cytosolic side of the NPC. ये आपका फिगर है यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेल साइकिल से लिंक होकर एक सवाल आता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ एंड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड लेमिना ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन्स ट्रिगर्स द डीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना व्हिच इनिशिएट्स द न्यूक्लियर एनवेलप टू ब्रेक डाउन। ये ज्यादा कोई अभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वाली बात नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। प्रोफेज में डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन्स होता है, उसके बाद अर्ली टेलोफेज आता है, ये कैसे चल रहा है, चलिए मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉस्फोराइलेशन में प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। खैर तो उन्होंने मेरे ख्याल से बीच के कुछ स्टेप्स मिस किए हैं कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए। खैर डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन्स होता है प्रोफेज में, अर्ली टेलोफेज में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंट्स आते हैं, लेट टेलोफेज में फ्यूजन ऑफ एनवेलप क्रोमोसोम्स आता है, उसके बाद फॉस्फोराइलेशन ऑफ द लेमिन्स एंड एनपीसी प्रोटीन्स, ये इस तरह की एक साइकिल चलती है। फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन दोनों का काम है। डिफॉस्फोराइलेशन से न्यूक्लियर लेमिना का ब्रेकडाउन होता है, याद रखेंगे, स्टेटमेंट में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इस समरी को आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आपको पॉज करके पढ़ना पड़ेगा। 2 मिनट इसको पॉज करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2-2 मिनट पॉज करिएगा, इन दोनों को मैंने कलर कोड करके इसको हाईलाइट किया है, आप लोगों के पढ़ने के। ओके, तो यही एक चीज है, ये सेम चीज ही लॉडिश में भी समझाई गई है, फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियर इंपोर्ट of the proteins in the cytoplasm, top free important binds to the NLS, free important binds to the NLS, the important cargo complex diffuses to the NPC by transiently acting with the FG nucleoproteins, ठीक है। Then GTP binds to the important, causing the conformational change that decreases the important affinity for the NLS and releasing the cargo to support another cycle for import. The important RAN GTP complex is transported back to the cytoplasm. Okay. A GTP is activating protein associated with the cytoplasmic filaments of the NPC stimulate RAN to hydrolyze the bound GTP. Tick. This generates a conformational change and causes RAN to dissociate from the nuclear transport receptor, which can then initiate another round of import. RAN GTP is returned to the nucleoplasm, where GEF causes the GDP and rebinding of the GTP. सेम चीज है, लॉडिश में भी दे रखी है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए ये वही चीज है, ये आ सकती है, ठीक है। सीएसआईआर का पेपर मैं तो सेट नहीं कर रहा, सीएसआईआर का पेपर तो ऑर्गेनाइजेशन सीएसआईआर की सेट कर रही है, तो ये पूछ सकते हैं,
अगेन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा डेप्थ में जाने लगे हैं, इसलिए पता होना चाहिए। क्या रैन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी होता है? बिल्कुल होता है, इसको समझते हैं। बी पार्ट को समझते हैं, ए तो वही है, बी पार्ट को समझते हैं। हाँ, रैन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनएस किसका हो रहा है? एमआरएनएस का हो रहा है। द हेट्रोडाइमेरेट NXF1 and NXT1, ठीक है, complexes bind to the mRNA protein complexes mRNPs in per nucleus. NXF1 and NXT1 किससे बाइंड करेगा? mRNP complexes से, ठीक है, and act as a nuclear transport receptor and directs the association of mRNP to the center channel of the NPC by transiently interacting with the FG nucleoproteins, ठीक है, ये ट्रांजिटली आपको FG nucleoproteins के साथ इंटरेक्ट करेगा। RNA helicase DBP5 is located on the cytoplasmic side and removes of the MPC removes the NXF1 and NXT1 from the mRNA in the reaction that is powered by ATP hydrolysis। दो चीजें हैं, DBP1, DBP1 क्या है? पहली बात तो ये है, ये रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है? NXF1 and NXT1 ये रिमूव करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक साइड, और दूसरी बात ये भी ATP हाइड्रोलाइसिस का इस्तेमाल करता है। A free NXF1 and NXT1 proteins are recycled back into the nucleus by a RAN-dependent import process depicted in the figure, जो कि पहले थी। यानी घुमा फिरा के बात वही है, mRNA कॉम्प्लेक्सेस के लिए थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता है, जो कि RAN इंडिपेंडेंट है, लेकिन NXF1 और NXT1 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट RAN डिपेंडेंट मैकेनिज्म से ही होता है। बहुत टफ सवाल बना सकता है, बहुत अच्छा सवाल बना सकता है। क्या सवाल बना सकता है? वो पूछ सकता है कि mRNA complexes, mRNP complexes are transported in a RAN independent manner। बात सही है। The key factors that are required like NXF1 and NXT1 are RAN dependent transport और RAN independent। तो याद रखेंगे, free NXF1 and NXT1 proteins are recycled back to the nucleus in a RAN dependent import process as shown, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। mRNP कॉम्प्लेक्सेस तो रैन इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो उनके लिए एसेंशियल प्रोटीन्स है NXF1 और NXT1 वो रैन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इससे टफ टफ सवाल एक सी सेक्शन का अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। अगेन वो म्यूटेशन केसेस बना देंगे कि हमने NXF1 को NXT1 को डिलीट कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोसेस नहीं हो पाएगी, रैन इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये सिंपल म्यूटेशन। अगर आपको बेसिक चीज समझ में आती है, आप म्यूटेशन केसेस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये की कॉन्सेप्ट है, लॉडिस से मैंने उठाए हैं। 40 किलो डाल्टन तक का जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, उसके बाद की लिए जरूरत होता है ना। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप समरी में पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है। और हाँ, वही लॉजिस्ट से मैंने उठाए हैं ये चीजें। एंड पॉज, आपको और पॉज करना है तो और पॉज कर लीजिए, और उसके बाद हम आपसे आज के लिए टाइम आउट करते हैं, आज के लिए साइन ऑफ करते हैं, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय कल, यानी ट्यूसडे को। आज आप मंडे को ये वीडियो देख रहे हैं, कल ट्यूसडे को नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नया वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे, ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। I wish you a very happy learning and I wish you all the success. Thank you so much. Bye. Take care and score your JRF with good rank. Okay, bye.